Hello students, this is Rajesh Kumar Das. Welcome you all to today's chemistry class. तो हम लोग पहले पी ब्लॉक डिस्कशन करेंगे. सो हम लोग पहले पी ब्लॉक डिस्कशन करेंगे. पी ब्लॉक, you know that in P block there are 6 group from group 13 to group 18. So every day we will discuss one group. Every day we will discuss one group from group 13 to group 18. So today we will discuss group 13. Group 13 डिस्कशन करने के बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा. तो आफ्टर सॉल्विंग दैट क्वेश्चन, if you will face any difficulties, then you will write in the comment section. Then we will solve it. Okay. And the next class is group 14. So we'll try to complete this 6 group within 6 days. 6 दिन में 6 ग्रुप को कंप्लीट करने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक में ब्लॉक केमिस्ट्री मतलब थोड़ा वेटेज ज़्यादा आता है. तो यहाँ पे हम ब्लॉक केमिस्ट्री कंप्लीट करने के लिए पहले कोशिश करेंगे. उसके बाद हम फिजिकल के तरफ मूव करेंगे. तो पहले हम ग्रुप 13. तो ग्रुप 13 का मतलब है बोरोन फैमिली. So let's start with group 13. तो ये आपका है ग्रुप 13 एलिमेंट्स. दिस इज कॉल्ड बोरोन फैमिली. बोरोन फैमिली में जो एलिमेंट्स आता है, दिस इज बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. मेरे साथ और एक बार बोल दो, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. और एक बार बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. ओके. इन लोग का एटॉमिक नंबर भी याद रखना बहुत आसान है. जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बोरोन. बोरोन का तुमको पता है 5. एक मैजिक नंबर तुमको पता होगा 2, 8, 8, 18, 18, 32. तो अगर कोई पहला पीरियड का होगा, पहला पीरियड में हम 2 ऐड करेंगे, सेकेंड पीरियड से 8, थर्ड पीरियड के लिए 8. ओके. तो बोरोन तुम्हारा सेकेंड पीरियड में आता है, मतलब यहाँ से आता है. तो थर्ड पीरियड के लिए हम यहाँ पे 8 ऐड करेंगे. तो यहाँ पे अगर हम 8 ऐड करते हैं तो कितना होता है, 5 + 8 13. फिर जब हम थर्ड से फोर्थ के लिए हम जाएंगे तो इस यहाँ पे हम कितना ऐड करेंगे, 18 ऐड करेंगे. 18 अगर ऐड करेंगे तो 31 आता है. फिर हम 31 से जब हम फोर्थ से जब हम फिफ्थ पीरियड के लिए जाएंगे, वहाँ पे फिर हम 18 ऐड करेंगे. तो 18 अगर ऐड करेंगे तो 49 आएगा. तो यहाँ से 49 से जब फिर हम थैलियम के तरफ जाएंगे, यहाँ पे हम 32 ऐड करेंगे तो 81 आएगा. तो ये अगर तुमको याद रह गया 2, 8, 8, 18, 18, 32, तो आसानी से हम सबका एटॉमिक नंबर हम निकाल सकते हैं. तो और एक बार हम मेरे साथ और एक बार पहले ग्रुप का मेंबर का नाम पता होना जरूरी है. तो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये है बोरोन फैमिली का एलिमेंट्स. ओके. सो नेक्स्ट राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. नेक्स्ट राइट देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो boron I can write here 1s2, 2s2, 2p1. Instead of 1s2, 1s2, this is the configuration of helium. So I can write here helium, then 2s2, 2p1. Next aluminium. helium के नीचे कौन आता है, helium के नीचे neon आता है. So likewise you can write neon, 3s2, 3p1. बोरोन, एल्यूमिनियम, देन गैलियम, हीलियम, नियॉन, देन कौन आता है, आर्गन. आर्गन के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3d10, 4s2, देन 4p1. क्लियर. देन इंडियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन के नीचे कौन आता है, क्रिप्टॉन. क्रिप्टॉन पे क्या आएगा 4d10, 5s2, 5p1. देन थैलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, देन आएगा जेनन. तो जेनन के लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 4f14, 5d10 एंड 6s2, देन 6p1.
So now you can see that in each and every case, there is 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1. So now we can write here the general electronic configuration, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा बोरॉन फैमिली के लिए क्या बन गया, NH2 एंड NP1। ओके, तो ये तो गया पहला बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे हम पहला बात हम क्या डिस्कशन कर लिया अभी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद बारी आता है अभी एटॉमिक रेडियस का। अभी हम डिस्कशन करेंगे किसके ऊपर, अभी हम डिस्कशन करेंगे एटॉमिक रेडियस के ऊपर। We know that when we move from down the group, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। तो आप यहाँ पे डाटा भी हम थोड़ा सा डाटा के ऊपर भी थोड़ा हम यहाँ पे नजर करेंगे क्या हो रहा है। तो डाटा के ऊपर थोड़ा यहाँ पे नजर करो। एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस बोरॉन का 88, एटॉमिक रेडियस बोरॉन का 88, देन 143 इंक्रीमेंट हो रहा है। देन यहाँ पे देखो 135 मतलब डिक्रीज हो गया। इसका रीजन क्या हम दिखेंगे उसके बाद। फिर 167 इंक्रीज हुआ, देन 170, ये सारी के सारी इंक्रीमेंट हो रहा है, ये सारी के सारी क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 135 वहाँ पे डिक्रीमेंट है, बाकी और हर एक जगह पे क्या है, और हर एक जगह पे क्या है, इंक्रीमेंट है। ओनली इसी पोजीशन पे डिक्रीमेंट है। तो ये डिक्रीमेंट का रीजन तो हम बाद में दिखेंगे, पहले हम दिखते हैं इसका ट्रेंड क्या आ गया अभी। So boron is less than aluminium, aluminium का बड़ा होगा। Then aluminium is greater than gallium, then gallium is less than indium, then is less than thallium। उसको अगर हम प्रॉपर ऑर्डर में अगर उसका अरेंज करेंगे तो सबसे ग्रेटर किसका आएगा, थैलियम। थैलियम के बाद कौन आएगा, इंडियम। इंडियम के बाद कौन आएगा, एल्यूमिनियम। देन आएगा गैलियम, देन आएगा बोरॉन। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो इसको याद रखना। याद रखने का डिफिकल्टी कुछ नहीं है, थोड़ा और एक बार ध्यान से देखो। यहाँ पे बोरॉन को एल्यूमिनियम इंक्रीमेंट होना चाहिए, हो भी रहा है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन एल्यूमिनियम के जब हम गैलियम की तरफ आ रहा है, यहाँ पे इंक्रीमेंट ना होकर डिक्रीमेंट हो रहा है, और उसके नीचे फिर इंक्रीमेंट होता है इंडियम एंड थैलियम। ओके, तो दो चीज यहाँ पे ध्यान से रखना, ध्यान से देखना। यहाँ पे 88 है और यहाँ पे 143, ये इसका जो डिफरेंस लगभग 60 के आसपास डिफरेंस है। लेकिन उसके बाद जो भी इंक्रीमेंट होता है यहाँ पे डिफरेंस बहुत कम है। तो दो चीज यहाँ पे नजर पे आता है, जब हम बोरॉन से एल्यूमिनियम की तरफ जाते हैं यहाँ पे डिफरेंस बहुत ज्यादा है, हाईली इंक्रीमेंट होता है। उसके बाद पहले तो डिक्रीज हो गया, और उसके बाद जो इंक्रीमेंट होता है उनका डिफरेंस बहुत कम है। तो उनका रीजन क्या है, उनका रीजन है पोर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ। रीजन पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे रीजन क्या है बेटा, पोर स्क्रीनिंग इफेक्ट, पोर स्क्रीनिंग इफेक्ट, और यू कैन से शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट of D and F orbital, D and F orbital। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, जब हम एल्यूमिनियम के गैलियम की तरफ आएंगे यहाँ पे कौन आता है, 3D का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत खराब है। पोर स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट बहुत खराब है। इतना पोर है, तो अगर पोर होगा तो यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस देन इलेक्ट्रॉन का शुरुआत होता है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अभी क्या करेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे क्या है,
न्यूक्लियस है, देन इसके बाद यहाँ पे ऐसा इलेक्ट्रॉन से, ये सेल से। तो अभी क्या करेगा, ये जो डी है, डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट खराब है, पोर स्क्रीनिंग इफेक्ट है। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट खराब होगा तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन इज स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। यहाँ पे अगर अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो साइज क्या होगा, कम होगा, मतलब जिस रेट में बढ़ना चाहिए उसी रेट में नहीं बढ़ेगा। तो गैलियम का केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे 3D का शुरुआत हो रहा है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन इतना जोर से हो रहा है तो साइज बढ़ने का ना बढ़ के यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा डिक्रीमेंट होता है। उसके बाद जो इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट तो होता है लेकिन ये जो इंक्रीमेंट बहुत कम होता है, मतलब जिस रेट में इंक्रीमेंट होना चाहिए उसी रेट में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। क्लियर? सो नेक्स्ट हम आएंगे एटॉमिक रेडियस के बाद आएंगे हम आयोनिक रेडियस के ऊपर। नेक्स्ट आएंगे आयोनिक रेडियस। आयोनिक रेडियस पे कुछ भी एक्सेप्शनल केस नहीं है, ये नॉर्मल ट्रेंड है। आयोनिक रेडियस डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बोरॉन +3 इज लेस देन एल्यूमिनियम +3 इज लेस देन गैलियम +3 इज लेस देन इंडियम +3 इज लेस देन थैलियम +3। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन का नजर नहीं आ रहा है। ओके, सो नेक्स्ट हम आएंगे किसके ऊपर आएंगे अभी, नेक्स्ट हम आएंगे अभी आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा, व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एज यू नो दैट the amount of energy required to release one valence electron from a neutral isolated gaseous atom is called ionization energy। इसका मतलब है यहाँ पे आपका मान लो न्यूक्लियस से सराउंडिंग में ऐसा इलेक्ट्रॉन्स, ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे ये बोल रहा है सो नाउ दिस न्यूक्लियस अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, नाउ न्यूक्लियस अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। तो ये बोल रहा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, जितना अमाउंट का एनर्जी देकर हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालेंगे उसी अमाउंट का एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो हम लोग को पता है जितना साइज छोटा होगा, अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ध्यान से सुनिए, जितना साइज छोटा होगा अट्रैक्शन क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा अमाउंट का एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे अभी देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड 801, साइज छोटा है तो इसका सबसे ज्यादा होगा। तो उसके बाद क्या हो रहा है, साइज का इंक्रीमेंट हो रहा है। साइज का इंक्रीमेंट हुआ मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज होगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। और एक बार मेरा बात को ध्यान से सुनिए, बोरोन का क्या है, साइज छोटा है। साइज छोटा मतलब अट्रैक्शन ज्यादा होगा। अट्रैक्शन ज्यादा मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा अमाउंट का एनर्जी चाहिए, इसीलिए कितना है, हाई है 801। नेक्स्ट हम किसके तरफ आएंगे, एल्यूमिनियम के पास। एल्यूमिनियम का साइज क्या है, थोड़ा सा बड़ा है बोरोन से। यहाँ पे हम दिख रहे हैं ना 143 इंक्रीमेंट हुआ है मतलब इनका साइज बड़ा है। साइज बड़ा मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, इससे कम होगा। उसके बाद बेटा क्या है, साइज अगेन छोटा हो गया है 135, साइज का डिक्रीमेंट हो रहा है। साइज का डिक्रीमेंट मतलब यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे ज्यादा होगा, हुआ है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा हाई है। देन क्या है, यहाँ पे फिर अगेन इंक्रीमेंट हुआ है तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। तो इसका मतलब है 579 था तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीमेंट हो गया। अगेन यहाँ पे साइज का इंक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पे साइज का इंक्रीमेंट बस बहुत स्लाइटली 167 से 170, बहुत स्लाइटली। यहाँ पे बेटा देखो ध्यान से, यहाँ पे 4F के साथ 5D है, मतलब इस केस में क्या था 3D10 4D10, यहाँ पे 4 था लेकिन यहाँ पे और भी 4 है क्योंकि यहाँ पे 4F एंड 5D दोनों ऑर्बिटल है। दोनों का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत खराब है। इतना पोर स्क्रीनिंग इफेक्ट है तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यहाँ पे मान लो न्यूक्लियस है तो यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा।
तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा अमाउंट का एनर्जी चाहिए, इसीलिए इसका क्या होगा, थोड़ा सा हाई होगा। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेंड दिखेंगे तो बोरोन का सबसे ज़्यादा रहेगा, देन एल्यूमिनियम से गैलियम का ज़्यादा रहेगा गैलियम का ज़्यादा रहेगा। गैलियम के बाद क्या होगा, इंडियम का क्या होगा, इंडियम का गैलियम से कम होगा लेकिन थैलियम का ज़्यादा होगा। तो इसको अगर हम अरेंज करेंगे प्रॉपरली तो ये क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा बोरोन का, देन आएगा थैलियम का, देन आएगा गैलियम का, देन आएगा एल्यूमिनियम का एंड देन इंडियम। सो दिस इज द ट्रेंड। तो इसको तो तुमको याद रखना ही पड़ेगा, लेकिन समझ के याद रखो। बोरोन का तो ज़्यादा होगा ही होगा, ये तो ऑब्वियस बात है, बोरोन का ज़्यादा होगा। एल्यूमिनियम का साइज बढ़ेगा तो आयन एंथैल्पी क्या होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, गैलियम का साइज छोटा है एल्यूमिनियम से, इसीलिए साइज छोटा होगा तो आयन एंथैल्पी बड़ा होगा, तो इसीलिए इसका बड़ा हो गया। उसके बाद क्या आ गया, इंडियम का साइज बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है आयन एंथैल्पी डिक्रीज होगा। जब हम थैलियम के पास आएंगे साइज स्लाइटली इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है ड्यू टू, इसका रीजन क्या है, अगर कोई पूछेगा व्हाई, यहाँ पे अगर कोई पूछेगा व्हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ थैलियम इज ग्रेटर देन इंडियम, तो आंसर पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे ड्यू टू पोर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल, ड्यू टू पोर स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, एफ ऑर्बिटल। ये जो पोर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल, दिस इज ऑल्सो नोन एज lanthanoid contraction. This is also known as lanthanoid contraction. This is also known as lanthanoid contraction. इसको हम भी क्या बोलते हैं, lanthanoid contraction. ओके, मैं इसको और एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ। पोर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल, दोनों के लिए, ओनली डी के नहीं, मतलब थैलियम का केस में क्या आ रहा है, डी भी आ रहा है और एफ भी आ रहा है। पोर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल is also called lanthanoid contraction. तो इतना तक तो क्लियर हो गया, कुछ भी डाउट नहीं रहने का चाहिए। अगर कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन पे लिख के देना, सर इसी सेक्शन पे मेरा डाउट रह गया, सो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू क्लैरिफाई इट। ठीक है, उसके बाद बारी आता है एटॉमिक रेडियस केयर। सो एटॉमिक रेडियस, देन आयोनाइजेशन, आयोनिक रेडियस, जस्ट ए मिनट। तो देन बारी किसका आता है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में दिखने के लिए मिलता है, इसका 2.0 है, देन 1.5, देन यहाँ पे स्लाइटली इंक्रीज होना शुरू करता है 1.6, 1.7, 1.8। वो किस लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द कंबाइनिंग इफेक्ट ऑफ चार्ज एंड साइज रेशियोज। तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is the combining effect of charge एंड ये साइज का कंबाइनिंग इफेक्ट से बनता है। तो यहाँ पे बोरोन का ज़्यादा है, बोरोन से
एल्यूमिनियम का डिक्रीमेंट होता है, लेकिन उसके बाद जो डी एंड एफ ऑर्बिटल आ जाता है तो इसके लिए जो स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो पोर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, यह इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी चेंजेस आता है। तो बोरोन इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। इसके बाद गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, इसका अगर हम ट्रेंड अगर प्रॉपर्ली अगर लिखेंगे तो बोरोन का सबसे ज़्यादा होगा, देन थैलियम, देन इंडियम, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम। ये इसका ट्रेंड। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस के बात कर लिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का बात कर लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात कर लिए। अभी हम आएंगे किसके ऊपर? मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। तो मेल्टिंग पॉइंट को थोड़ा ध्यान से सुनो। ये जो सॉलिड है, डिफरेंट टाइप का सॉलिड होता है। सॉलिड्स को हम डिफरेंट कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारा हो गया कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड। नेक्स्ट यू कैन से मेटालिक सॉलिड, metallic solid, then molecular solid, molecular solid, and finally molecular solid, then finally ionic solid. So you know that these are the element, तो सेम सिमिलर एलिमेंट के बीच में तो आयोनिक बॉन्डिंग हो ही नहीं सकता है, तो ये आयोनिक सॉलिड नहीं होगा। तो हम यहाँ पे जितना भी हम बात करेंगे कोवेलेंट सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड, जहाँ पे तुमको कोवेलेंट सॉलिड दिखने के लिए मिलेगा, कोवेलेंट सॉलिड को भी हम बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। जहाँ पे तुमको कोवेलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड दिखने के लिए मिलेगा तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई होता है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, इसको तोड़ना इतना आसान नहीं है। ये एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जैसे मान लो डायमंड, डायमंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेटेरियल क्यों है? डायमंड इसीलिए स्ट्रॉन्गेस्ट है क्योंकि वहां पे कोवेलेंट बॉन्डिंग और नेटवर्क सॉलिड का स्ट्रक्चर मिलता है। तो यहाँ पे हमारे पास बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और क्या है? थैलियम है। तो बोरोन के पास कौन सा सॉलिड है? बोरोन है कोवेलेंट सॉलिड। तो बोरोन कोवेलेंट सॉलिड है, इसीलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई है। यू कैन सी हियर बॉइलिंग पॉइंट इज 3923। मैं इसको थोड़ा सा मार्क कर रहा हूँ। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 2453, एक्सेप्शनली हाई। उसके बाद यू कैन सी 933, 430, 576, बट ये एक्सेप्शनली हाई है। एक्सेप्शनली हाई क्यों है? कि ड्यू टू इट्स बिकॉज इट्स ए कोवेलेंट सॉलिड। यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके रखा हूँ, मतलब यहाँ पे फोटो यू कैन सी हियर बोरोन का। यहाँ पे बोरोन बोरोन के बीच में क्या है? कोवेलेंट, इससे कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा टाइप का बॉन्ड है? यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड, इट्स ए कोवेलेंट बॉन्ड। तो ड्यू टू दिस, इसको बोलते हैं इकोसेड्रल स्ट्रक्चर। इकोसेड्रल स्ट्रक्चर कोवेलेंट के लिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। उसके बाद गैली, तो बोरोन का तो हो गया सबसे ज्यादा, हो गया बोरोन का सबसे ज्यादा ग्रेटर। गैलियम नॉर्मल स्टेट में, नॉर्मल टेम्परेचर पे गैलियम लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है इसका सबसे कम हो गया गैलियम। देन आ गया एल्यूमिनियम, इंडियम एंड थैलियम। ये सब क्या है? मेटल है। एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम ये सब क्या है? मेटल है। तो मेटल का साइज जितना छोटा होगा, अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, तो बॉन्डिंग भी उतना स्ट्रांग होगा। स्मॉलर द साइज, जितना मतलब ये मान लो जितना साइज छोटा होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होगा। साइज अगर बड़ा होगा तो अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। अट्रैक्शन कम होगा मतलब बॉन्ड भी वीकर होगा। तो एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम के बीच में कंपेयर करेंगे, एल्यूमिनियम का साइज छोटा है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो एल्यूमिनियम। ठीक है,
देन और एक बार यहाँ पे ध्यान देखो, इंडियम थाइलियम, इन दोनों का साइज लगभग सेम है। ये 167 पिकोमीटर, ये 170 पिकोमीटर, मतलब लगभग सेम है। लेकिन थाइलियम का केस में क्या है, थाइलियम का केस में यहाँ पे और एक बार ध्यान से देखो, 4F के साथ साथ 5D, तो यहाँ पे सबसे पोरेस्ट स्क्रीनिंग और सीलिंग इफेक्ट है। तो इसीलिए थाइलियम का मेल्टिंग पॉइंट अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो थाइलियम, देन आएगा कौन आएगा, देन आएगा तुम्हारा इंडियम। सो दिस इज द ट्रेंड ऑफ, दिस इज द ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज द ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ओके, सो नेक्स्ट हम आएंगे बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा कुछ एक्सेप्शन नहीं है, नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करेगा। मेल्टिंग पॉइंट के बाद हम आएंगे बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट में यू कैन सी हियर, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केस नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप धीरे धीरे डिक्रीज होता है। यहाँ पे स्लो एक स्मूथ नजर आ रहा है, 3923, देन 2740, देन 2676, 2353, 1730। सो इस डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, यहाँ पे क्या होगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। फाइनली हम बात करेंगे डेंसिटी। डेंसिटी ये हो गया रो, ये इट्स ऑल्सो कंबाइनिंग इफेक्ट ऑफ मास बाय वॉल्यूम, मास और वॉल्यूम को बेस करके। सो ये डाउन द ग्रुप मास बढ़ेगा तो इसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। सो डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप increases down the group. So you can see here density 2.37, 2.70, 5.90, 7.31 and 11.85. It's increases down the group. तो और एक बार जितना भी हम पढ़े अब तक इस टेबल को, उसको और एक बार मैं यहाँ पे समराइज कर देता हूँ। पहले हम बोरॉन फैमिली का एलिमेंट कौन कौन हमको दिखने के लिए मिला, बोरॉन, देन एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम, देन थैलियम। तो दीज आर द एलिमेंट्स। सो देन दिस इज एटॉमिक नंबर इज 5, देन यू विल ऐड हियर 8, सो दिस विल बी 13, देन यू विल ऐड 18 अगर ऐड करेंगे ये 31 हो गया, देन यहाँ पे 18 49 और यहाँ पे देन 32, ये हो गया 81। सो पहले हम बात करेंगे एटॉमिक साइज के ऊपर। तो एटॉमिक साइज का जब हम बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप इंक्रीजमेंट होना चाहिए। तो बोरॉन से एल्यूमिनियम ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन एल्यूमिनियम के बाद यहाँ पे थोड़ा सा केमिकल हो जाता है, मतलब गैलियम का इंक्रीमेंट होना चाहिए। लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी के लिए यहाँ पे इंक्रीमेंट ना हो के डिक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट हो गया, देन इंक्रीमेंट होगा, देन इंक्रीमेंट इंडियम, देन कौन आएगा, सॉरी इंडियम, देन कौन आएगा, थैलियम। यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। तो इसको अगर हम अरेंज करेंगे, सो थैलियम, देन कौन आएगा, इंडियम, देन कौन आएगा, एल्यूमिनियम, देन कौन आएगा, गैलियम, सॉरी एल्यूमिनियम के बाद, हाँ ठीक है, एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन कौन आएगा, बोरॉन। तो यहाँ पे जो चेंजेस आता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनर डी ऑर्बिटल, 3D का प्रेजेंस के लिए यहाँ पे 3D आता है, इसीलिए इस टाइप का चेंजेस नजर आता है। उसके बाद हम आएंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर। जब हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी का बात करेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी नहीं, यहाँ पे हम आयोनिक साइज का बात कर लेते हैं। एटॉमिक साइज के बाद हम आयोनिक साइज का बात करेंगे, ऑलरेडी कर चुके हैं उसको, जस्ट आई एम रिवाइजिंग हियर। आयोनिक साइज कुछ भी एक्सेप्शन नजर नहीं आता है, इसका मतलब है बोरॉन +3 का सबसे छोटा होगा, देन एल्यूमिनियम +3, देन गैलियम +3, देन इंडियम +3 एंड देन फाइनली थैलियम +3।
ये हो गया। देन आएगा नंबर 3 पे आएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगेन बोरोन का सबसे ज़्यादा होगा, देन एल्यूमिनियम, इसके बाद गैलियम का कम होगा ड्यू टू साइज, क्योंकि इसका साइज छोटा है। साइज छोटा है, साइज छोटा मतलब गैलियम का ज़्यादा होगा एल्यूमिनियम से, गैलियम का ज़्यादा होगा एल्यूमिनियम से। देन अगेन डिक्रीज होगा इंडियम, अगेन थैलियम का इंक्रीज होगा। यहाँ पे इंक्रीज, यहाँ पे क्यों? स्मॉल साइज, इसका स्मॉल साइज इसीलिए इंक्रीमेंट होता है। और थैलियम का केस में क्या होता है? लांथानॉइड कंट्रैक्शन। ऑलरेडी मैं बोल के रखा हूँ लांथानॉइड कंट्रैक्शन क्या है। पोर शिल्डिंग इफेक्ट ड्यू टू डी एंड एफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड लांथानॉइड कंट्रैक्शन। इसको अगर हम प्रॉपरली अगर अरेंज करेंगे तो ये हो गया बोरोन, देन थैलियम, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम, देन इंडियम। ओके, ये गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बाद आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर हम बात करेंगे, बोरोन टू एल्यूमिनियम डिक्रीज होगा, उसके बाद स्लाइटली इंक्रीमेंट होता जाएगा। मतलब बोरोन टू एल्यूमिनियम पहले डिक्रीज हुआ, उसके बाद स्लोली इंक्रीमेंट होता जाएगा। इसका मतलब इसको अगर हम अरेंज करेंगे प्रॉपरली तो बोरोन, इसको अगर हम प्रॉपरली अरेंज करेंगे तो ये क्या हो गया? बोरोन, देन कौन आएगा? थैलियम, इंडियम, गैलियम, देन एल्यूमिनियम। देन हम आएंगे मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। अगर मेल्टिंग पॉइंट का बात करेंगे, ऑलरेडी मैं बोल के रखा हूँ बोरोन का इकोसेड्रल स्ट्रक्चर कोवैलेंट सॉलिड, तो इसका सबसे ज़्यादा आएगा। और गैलियम नॉर्मल टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में होता है, तो इसका सबसे कम आएगा। तो इसके बीच में कौन रहेगा? एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम। ऑब्वियसली तीनों मेटल है, मेटल का साइज जितना छोटा होगा मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रॉन्ग होगा, तो एल्यूमिनियम का सबसे ज़्यादा है, और वह भी रहेगा इंडियम एंड थैलियम। ऑलरेडी तुमको पता है थैलियम में क्या है? लांथानॉइड कंट्रैक्शन है। अगर जहाँ पे लांथानॉइड कंट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत खराब है, तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। जितना अट्रैक्शन होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो बोरोन, एल्यूमिनियम, देन यहाँ पे थैलियम, देन इंडियम। तो ये था मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड। देन आएगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या होगा? डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट, जस्ट अ मिनट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप ये क्या होगा? डिक्रीज होगा, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। एंड 7 पे आता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट, increases down the group. So this is all about your physical properties. वहाँ पे और एक बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेटालिक कैरेक्टर। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, मेटालिक कैरेक्टर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस होगा, ये इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, increases down the group। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। यहाँ पे बेटा देखो, यहाँ पे और एक सवाल भी पूछ सकता है एग्जाम पे। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पहले क्या हुआ? बोरोन, देन एल्यूमिनियम डिक्रीज हुआ, देन इंक्रीमेंट हुआ। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिविटी सबका कम किसका है? एल्यूमिनियम का। इसका मतलब है इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा होगा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव।
ठीक है। सो नेक्स्ट कम टू केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे हम फिर स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में ध्यान से देखो, पहले आएगा बोरोन। बोरोन पहला स्टेटमेंट याद रखो, बोरोन ऑलवेज एग्जिस्ट, बोरोन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड, ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। बोरोन कभी भी आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा। बोरोन कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे कोवैलेंट बॉन्ड ये फॉर्मेशन करेगा? सो थोड़ा नजर करो यहाँ पे, बोरोन ऑलवेज फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। तो अभी पूछेगा, अभी रीजन दे देगा एग्जाम पे, बहुत सारे रीजन। कौन सा रीजन के लिए बोरोन कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है? पहला रीजन, अगर कोई भी कंपाउंड आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो इसके लिए क्या होगा? आयन फॉर्मेशन करना चाहिए। तो बोरोन +3, अगर बोरोन +3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो अगर आयोनिक बॉन्ड होगा तो इनको 3 इलेक्ट्रॉन लूज करके +3 स्टेट में एग्जिस्ट होना चाहिए। लेकिन इसका जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है बहुत हाई है, सो दैट्स व्हाई इट कांट रिलीज इट्स 3 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, due to very high ionization enthalpy, it cannot release 3 valence electron, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये आयोनिक बॉन्ड प्रीफर नहीं करता है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो इट कैनॉट फॉर्म और इट कैनॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, इट कैनॉट फॉर्म आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। ये गया पहला रीजन गया। नेक्स्ट सेकेंड रीजन पे क्या आएगा? जो आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, आयोनिक बॉन्ड मेनली मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, मतलब है काटायन एंड आनायन के बीच में होगा, काटायन एंड आनायन। मेटल पीरियोडिक टेबल का एक्सट्रीमली लेफ्ट में आता है और नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल का एक्सट्रीमली राइट में आता है, और दोनों का बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम बोरोन का बात करेंगे, बोरोन से लेकर मेटल के बीच में इस तरफ कि उस तरफ कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है। अगर हम कंपेयर करेंगे सपोज सोडियम के साथ बोरोन के, कि बोरोन के साथ ऑक्सीजन की, फ्लोरीन, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा तो ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। So less electronegativity difference, less electronegative difference, less electronegative difference। और एक बार ध्यान से सुनो, जो आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो इनके बीच में जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस तो ज्यादा होगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या होता है? डिक्रीमेंट होता, सॉरी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है। तो जो लेफ्ट में रहेगा इसका सबसे कम होगा, राइट में ज्यादा होगा। तो इनके बीच में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा तो आयोनिक बॉन्ड उतना प्रिफरेबल होगा। तो बोरोन इसी पोजीशन पे आता है, मतलब ग्रुप 13 का है। सो ग्रुप 13 से लेकर 14 के साथ वो आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि डिफरेंस कम आएगा। 15 के साथ भी नहीं कर पाएगा, कि यहाँ पे 1, 2 के साथ भी वो नहीं कर पाएगा। तो आयोनिक बॉन्ड प्रीफर कौन करते हैं? ग्रुप 1, 2 के साथ 15, 16, 17 ये प्रीफर करते हैं। लेकिन 13 वो बीच में आ जाता है, तो इनके ना ये मेटल मतलब ग्रुप 1 और 2 के कंपैरिजन में भी इसका कम आता है, और 15, 16, 17 का कंपैरिजन में भी इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम आता है। नेक्स्ट हम आएंगे फाजन रूल। फाजन रूल के हिसाब से
if the size of central atom is smaller, then it prefers covalent bonding rather ionic bond. तो ये जो बोरोन है, तो बोरोन का साइज क्या है, स्मॉलर साइज, तो स्मॉलर साइज ऑलवेज प्रिफर कोवेलेंट बॉन्डिंग. स्मॉलर साइज ऑफ cation, smaller size of cation and larger size of anion, prefer covalent bonding. तो ये क्या प्रिफर करेंगे, दे प्रिफर कोवेलेंट बॉन्डिंग. तो इतना तक तो हो गया. तो पहला बात क्या हो गया, बोरोन क्या फॉर्मेशन करेंगे, कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेंगे. ओके, नेक्स्ट बात आएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर. बाकी जो है कोवेलेंट आयोनिक मिलके करेंगे, लेकिन बोरोन ओनली कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेंगे, इसीलिए मैं इसके ऊपर में फोकस कर रहा हूँ. ओके, सो नेक्स्ट हम आएंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर. ऑक्सीडेशन स्टेट, यू कैन से ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है चार्ज ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल, चार्ज ऑफ एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल. तो इनका जो ग्रुप में जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या था, NH2NP1. तो ये अगर बोथ 2 और 1, ये 3 इलेक्ट्रॉन जब अगर ये बॉन्डिंग में अगर टेक पार्ट करेंगे, अगर तीनों अगर बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये +3 स्टेट में एग्जिस्ट करेगा. तीनों ना करके अगर एक ही करेगा तो ये क्या आएगा, +1 स्टेट में एग्जिस्ट करेगा. ओके, पहले और एक बार ध्यान से सुनिए. अगर तीनों अगर किए 2 + 1 3 अगर हुआ तो +3 करेंगे, अगर एक ही हुआ तो +1. तो हम दिखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखो. बोरोन हमेशा +3 स्टेट में एग्जिस्ट करेगा. एल्यूमिनियम हमेशा +3 स्टेट में एग्जिस्ट करेगा. लेकिन इसके बाद जो आएगा गैलियम, इंडियम, थैलियम, इन दोनों क्या करेंगे, +1 के साथ साथ +3 में भी एग्जिस्ट करेंगे. +1 के साथ साथ +3 में एग्जिस्ट करेंगे. यहाँ पे +1 के साथ साथ +3 में एग्जिस्ट करेंगे. इतना तक. तो अभी रीजन आता है क्यों, ऐसा वो क्यों करेंगे +1 के साथ साथ +3 में, इसीलिए वो एग्जिस्ट करेंगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए वो ऐसा करेंगे. थोड़ा हम स्लाइड को पीछे लेंगे. तो यहाँ पे देखो, ये जो 3D है तो इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, बहुत खराब है. पोस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट है. अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर खराब होगा तो यहाँ पे जो प्लस चार्ज होगा, तो प्लस चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे आपस न्यूक्लियस से ये क्या करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन को जोर से अट्रैक्ट करके रखेगा. या अगर उसको अट्रैक्ट करके रखेगा, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है आसानी से बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं कर पाएंगे. ये अगर आसानी से बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं कर पाएंगे तो टेक पार्ट करेगा कौन, 4p का जो 1 है ये एक ही करेगा. इसका मतलब है वो तब ये +1 स्टेट में एग्जिस्ट करेगा. वहां पे अगर अट्रैक्शन कम होगा तो ये आसानी से टेक पार्ट करेगा, ये +3. तो इंडियम का केस में भी वही सेम बात है, 4d है, इसीलिए ये कभी कभी ये अगर टेक पार्ट करेगा तो +1 पे होगा, तीनों अगर करेंगे +3. लेकिन यहाँ पे जब हम थैलियम का केस में आ जाएंगे, यहाँ पे बहुत पोस्ट स्क्रीनिंग इफेक्ट है, यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है. इसीलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन बहुत रेयरली टेक पार्ट करता है केमिकल बॉन्डिंग में. 2 इलेक्ट्रॉन बहुत रेयरली टेक पार्ट करता है बॉन्डिंग में. इसीलिए यहाँ पे +1 क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन होगा. यहाँ पे क्या होगा, +1 क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन होगा. तो यहाँ पे थोड़ा सा हम जाएंगे आगे की तरफ. तो यहाँ पे ये तो हमेशा +3 इन केस में +1 +3, लेकिन +3 फेवरेबल है. यहाँ पे भी +3 फेवरेबल है.
लेकिन यहाँ पे ये +1 फेवरेबल है, यहाँ पे +1 फेवरेबल है। रीजन क्या है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या है ना, जो D एंड F है, D और F ऑर्बिटल, इनका स्क्रीनिंग खराब है, बहुत पोर है, इसीलिए जो न्यूक्लियस वैलेंस जो, और एक बार यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको और एक बार यहाँ पे यू कैन लुक हियर, यहाँ पे तो प्लस चार्ज है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, देन यहाँ पे ऐसा इलेक्ट्रॉन से, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस विल अट्रैक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो 4f और 5d दीवार जैसा है, 4f एंड 5d स्क्रीन है, इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, बहुत खराब है, पोर स्क्रीनिंग इफेक्ट है। पोर स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर होगा, यहाँ पे जो प्लस चार्ज है, यहाँ पे जो 6s में जो 2 है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके रखेगा, इतना जोर से अट्रैक्ट करेगा तो ये इसको बॉन्डिंग में टेक पार्ट होने के लिए नहीं देगा। तो इसी इफेक्ट को, मतलब यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये केमिकल रिएक्शन पे टेक पार्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब वो इनर्ट हो गए, वो केमिकली इनर्ट हो गए, तो इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसी इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए थैलियम +1 स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, थैलियम क्या करेगा, +1 स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो कभी कभार क्वेश्चन आता है, अगर थैलियम +1 अगर +3, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे थैलियम +1 एंड +3, +1 एंड थैलियम +3, इन दोनों के बीच में which one is the strongest oxidizing agent, which one is strongest oxidizing agent, which one is strongest, which one is strongest which one is strongest oxidizing agent। तो strongest oxidizing agent कौन होगा, तो strongest oxidizing agent कौन होगा, थैलियम +1 और +3, क्योंकि +1 स्टेबल है, +1 स्टेबल है, लेकिन ये +3 क्या है, अनस्टेबल है। थैलियम का केस में +3 अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके थैलियम +1 पे कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वो थैलियम +1 पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब दूसरों से वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके लेके आएगा, गेन करके लेके आएगा, मतलब दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो थैलियम +3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट बारी आता है, नेक्स्ट आता है इसका जो बोरोन। बोरोन मेनली +3, मतलब ये 3 बॉन्ड प्रीफर करता है। बोरोन ऑलवेज फॉर्म 3 बॉन्ड, बोरोन ऑलवेज फॉर्म 3 बॉन्ड, जैसे मान लो BF3, BCl3, likewise BS3, boron always prefer 3 bonds। Why? मीन्स इसका कोवेलेंसी कितना होगा, 3 होगा। बोरोन, ये और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोरोन कैन नॉट एक्सीड its covalency greater than 3 due to absence of vacant d orbital। वैकेंट d ऑर्बिटल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी इसका कोवेलेंसी को 3 से ज्यादा नहीं कर सकता। ओके, कोवेलेंसी 3 ओके, बोरोन कैन एक्सेस कोवेलेंसी 3 इन नॉर्मल कंडीशन और 3, ओके यू कैन राइट 4, इसको राइट, क्योंकि आयोनिक स्टेट में वो 4 भी करता है, तो बेटर टू राइट 4,
ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी, उससे और ज्यादा नहीं करता है। नॉर्मल स्टेट में वो 3 में 3 बॉन्ड करेगा, तो आयोनिक स्टेट में वो 4 बॉन्ड करेगा, उससे वो ज्यादा नहीं कर पाएगा। लेकिन दूसरा जो एलिमेंट है एल्यूमिनियम, वो 6 बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ध्यान से थोड़ा देखो, ये जो 2s 2p है उसके बाद 2d नहीं होता है, यहाँ पे ऐसा 2d नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे इसके पास वैकेंट 3d 0 है, तो ये ज्यादा बन कर सकते हैं। इसके पास 4d 0 है, इसके पास 5d 0 है, इसके पास 6d, मतलब ये सब वैकेंट, इनके पास सब वैकेंट है, ये सब कर पाएंगे। लेकिन ये बोरॉन जो है ना, ये बोरॉन फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा, बोरॉन फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। इसीलिए इसका कोवेलेंसी याद रखो, नॉर्मल कंडीशन पे 3, अगर आयोनिक होगा तब जाके 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ओके, सो नेक्स्ट हम आएंगे अभी लुईस एसिडी कैरेक्टर। लुईस एसिडी कैरेक्टर, लुईस एसिडी कैरेक्टर का मतलब क्या है? द एबिलिटी टू एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द एबिलिटी टू एक्सेप्ट a pair of electron is called लुईस एसिड। और डोनेट करने का जो काबिलियत है उसको हम क्या बोलेंगे? लुईस बेस। लुईस बेस क्या किसको बोलेंगे हम? द एबिलिटी to donate a pair of electron, to donate a pair of electron is called, pair of electron is called Lewis base, is called Lewis base। ठीक है, तो अभी थोड़ा ध्यान से देखो, अगर हम बोरोन का बात करेंगे, सपोज आई एम राइटिंग हियर BF3, तो BF3 में बोरोन कितना बॉन्ड क्या है? बोरोन यहाँ पे 3 बॉन्ड क्या है? इसका अगर हम दिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा ध्यान से, तो बोरोन यहाँ पे कितना बॉन्ड? बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 5 है। 5 का मतलब है 1s2 2s2 2px1 2py0 2pz0। तो बोरोन यहाँ पे 3 बॉन्ड क्या है? 3 बॉन्ड का इसका मतलब है इनको 3 अनपेयर चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे एक को यहाँ पे एक्साइट करेगा। एक्साइट अगर करेगा तो क्या हो जाएगा? बोरोन 5 इन द एक्साइटेड स्टेट। ये एक्साइटेड स्टेट में अगर आएगा तो क्या बन जाएगा? 1s2 2s1 2px1 2py1 देन 2pz0। तो ये क्या बन गया अभी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या बन गया अभी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो अभी देखो बेटा, BF3 sp2 अगर होगा, तुमको पता है अगर sp2 होगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ट्राइएंगुलर प्लानर होगा। ऐसा ये ट्राइएंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर में नजर आ चुका है। ओके, यहाँ पे देखो एक वैकेंट ऑर्बिटल है 2pz0, यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल है। बोरोन का भी देखो बेटा, ऑक्टेट सेटिस्फाई है क्या? नहीं है, इसका सेक्सटेट है, ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं हुआ। इनका सराउंडिंग में कितना है? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इनका सराउंडिंग में 6 है, ऑक्टेट सेटिस्फाई नहीं हुआ है। तो ऑक्टेट के लिए ये क्या करेगा? एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनको जरूरत है, इनको एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। इनको अगर एक पेयर मिल जाएगा तो ये 6 था, अभी वो 8 है, वो मतलब ऑक्टेट हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसीलिए बोरोन हालाइड्स जो क्या है वो एसिड, वो लुईस एसिड, क्योंकि इनके पास काबिलियत है ऑक्टेट सेटिस्फाई करने के लिए, एक पेयर एक्सेप्ट करने के इनके पास काबिलियत है। इसका मतलब है, सपोज हम लिखेंगे यहाँ पे BF3, इनके पास एक है वैकेंट ऑर्बिटल है, और जो अमोनिया बोलते हैं NH3, इनके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है।
तो ये क्या करेगा, तो नाउ इट कैन डोनेट टू BF3। इसका मतलब है BF3 गेन करेगा। देखो ये जब गेन करेगा मतलब इसको हम ऐसा लिखेंगे, इसका मतलब है बोरॉन गेन कर रहा है तो BF3 माइनस और NH3 डोनेट कर रहा है तो NH3 प्लस। तो इसी केस में देखो 3 नॉर्मल कंडीशन पे 3, अगर वो गेन करेगा आयोनिक कंडीशन पे 4 बर्न करेगा, उससे और ज्यादा वो नहीं कर पाएगा। ओके व्हाटएवर। तो यहाँ पे वो गेन कर रहा है इसीलिए लुईस एसिड है, वो डोनेट कर रहा है इसीलिए वो लुईस बेस है। तो अभी हम लिखेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ। लुईस एसिड स्ट्रेंथ, लुईस एसिड स्ट्रेंथ अगर हम लिखेंगे यहाँ पे BCl3 का सबसे कोई भी मतलब BX3 का सबसे BX3 देन AlX3 डाउन द ग्रुप क्या होगा, डिक्रीज होगा। बोरोन एल्यूमिनियम देन गैलियम देन इंडियम देन थैलियम। लुईस एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लुईस एसिडिक कैरेक्टर decreases down the groove, decreases down the groove एंड अगर इसका हम डिफरेंट अगर लेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन अगर डिफरेंट लेंगे, एक और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी सपोज हम बोरोन को फिक्स रखें, हाइड्रोजन को अगर हम डिफरेंट करेंगे तो Bi3 इज ग्रेटर देन बी, Br3 इज ग्रेटर देन बी, Cl3 इज ग्रेटर देन BF3। ये वो क्यों है, इसका ट्रेंड ऐसा क्यों आता है, क्योंकि बोरोन का चारों तरफ ये तो हो गया F और यहाँ पे बोरोन फ्लोरीन के पास क्या है ये तो पता होगा तुमको, इसके पास लोन पेयर है। आई थिंक ये तुम लोग को पता होगा। अगर पता नहीं ये कैसा आ रहा है लोन पेयर तो कमेंट सेक्शन पे लिख के बताना, तो हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। और डाउट अगर होगा तो मेरे साथ डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हो। ओके तो यहाँ पे देखो बोरोन एंड फ्लोरीन, बोरोन का ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये कौन सा है, बोरोन का जो वैकेंट है ये 2pZ0 है। ये क्या है 2pZ0 है, 2pZ है। और ये फ्लोरीन का जो लोन पेयर भी जो है ना ये भी वही 2p का है, मतलब सेम टाइप का ऑर्बिटल है। तो सेम टाइप का ऑर्बिटल इसके पास क्या है वैकेंट है और इसके पास है, तो वो ये यहाँ पे दे देगा, डोनेट कर देगा। मतलब फ्लोरीन इसका जो कमी आता है, कमी जो था ऑक्टेट का यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। अगर यहीं पे फुलफिल हो रहा है वो बाहर से क्यों लेगा, वो बाहर की तरफ क्यों देगा, उसका कमी अगर घर में अगर फुलफिल हो रहा है ये बाहर की तरफ क्यों दिखेगा। इसीलिए जो BF3 का केस में इसको बोलते हैं बैक डोनेशन। इसको क्या बोलते हैं, P पाई बैक डोनेशन, P पाई बैक डोनेशन, P पाई बैक डोनेशन। ये बैक डोनेशन के कारण से यहाँ पे क्या होता है, ये बैक डोनेशन से कारण से क्या होता है, यहाँ पे तो फुलफिल हो गया, वो बाहर से एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसीलिए क्या हो गया, वीक हो गया। तो जब हम Cl का केस में आएंगे तो Cl का क्या होगा, 3p होगा। तो 3p एंड 2p इतना इफेक्टिव नहीं होगा, तो BF3 का क्या होगा, इफेक्टिव ओवरलैपिंग यहाँ पे इफेक्टिव होगा। जितना इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा तो क्या होगा, इसका लुईस एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। तो ये 3p हो गया, ये 4p, ये हो गया 5p। तो यहाँ पे बैक डोनेशन ना के बराबर होगा, क्योंकि 5p ये 2p इतना आसानी से ओवरलैप नहीं करेंगे। इसीलिए Bi3 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एंड BF3 इज द वीकर एसिड। ओके तो आज का वीडियो तो बहुत लंबा हो चुका है, तो और थोड़ा सा पार्ट बचा है, और एक वीडियो पे मैं आपको शेयर करूंगा आपके साथ। और एक छोटा सा पार्ट, मतलब उसका जो केमिकल रिएक्टिविटी का मैक्स टू मैक्स आधा घंटा लगेगा, छोटा सा पार्ट है।
इसको मैं शेयर करूँगा। तो आज हम जितने पढ़े हो उसको और एक बार जाके, बहुत कम पढ़े हैं, कोशिश किया हम अच्छे से समझाने के लिए। जो भी डाउट्स होगा आज का वीडियो आज ही कंप्लीट करो, फिर मैं और एक पार्ट कल हम सेंड करेंगे। तो आज इसको कंप्लीट कर दो, कल और एक पार्ट सेंड करेंगे, इसके साथ साथ क्वेश्चन भी। ओके, सो अगर कुछ डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन पे लिख के बताना। सो टेक केयर।